नमस्कार आदाब। मधुर बीएचयू के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साक्षात्कार की इस कड़ी में हम जुड़ रहे हैं महामना के मानस पुत्र समरेंद्र रेड्डी जी के साथ, जो हैं बिहार के बांका जिले से। और ये जो भारत की जो सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रशियन विषय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में, इस साक्षात्कार में हम ये सीखेंगे कि जो भी छात्र, जो भी बच्चे वो जिज्ञासा रखते हैं या वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रशियन विषय से अपने कैरियर को एक सुनहरा आयाम देना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ जानकारी हम अपने जो सहयोगी हैं समरेंद्र रेड्डी जी से वो निचोड़ कर आप दर्शकों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बैठा हुआ ये छात्र, इसकी जो संघर्ष की गाथा है, यानी संघर्ष की जो कहानी है, वो कहाँ से शुरू होती है और अब तक इन्होंने कितना सफर तय किया है। तो सबसे पहले समरेंद्र रेड्डी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म मधुर बीएचयू में, जिसमें हम साक्षात्कार के माध्यम से अपने श्रोताओं तक अलग अलग विषयों की जानकारियों को उनके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आते हैं, आपकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कहाँ से पूरी हुई। सबसे पहले मुझे आप इसके बारे में बताएं। मेरा नाम समरेंद्र प्रताप है और मैं बिहार के बांका जिले से हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई पूरा एसकेपी विद्या विहार बांका से किया है, जो बांका में ही पढ़ा जाता है। वहीं से मैंने 12वीं किया और 10 किया और उसके बाद मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में जाना। तो यहाँ पे इनका इतिहास पढ़ा तो मदन मोहन मालवीय जी का स्वतंत्रता संग्राम में कितनी स्ट्रगल था और कैसे उन्होंने बनारस को 1916 में इनका कल्पना रखा। रिसोर्स नहीं थे, कम रिसोर्स के बावजूद उसने बहुत सारे अच्छे बीएचयू के प्रांगण को बनाया, जो अभी लाखों हजारों बच्चे यहाँ से पढ़ करके कोई एसपी हैं, कोई डीएम है, कोई बहुत बड़े अच्छे अच्छे ओहदे पे हैं। तो मुझको भी लगा कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाऊं और समाज में कुछ हेल्प करूं और समाज का कुछ रिफॉर्म कर पाऊं। कि समरेंद्र जी, आपने बताया कि आपकी जो बेसिक शिक्षा है वो बिहार के बांका जिले से ही हुई और वहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिला कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में आपने जाना, यहाँ के इतिहास को आपने अच्छी तरह से पढ़ा और फिर आपके मन में एक प्रेरणा उत्पन्न हुई कि मैं भी वहाँ जाऊँ, वहाँ का छात्र बनूँ और जो लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं उनमें से एक मेरा नाम भी गिना जाए। आपको जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में जो सबसे पहली जानकारी प्राप्त हुई वो किस माध्यम से हुई? आपके किसी बड़े ने आपको बताया, किसी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने देखा या टीवी चैनल के माध्यम से आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो बिहार में भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। तो आप मुझे मुख्यतः ये बताएं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही क्यों आपने चुना? मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिस्ट्री के बुकों से पहले जाना था कि 1916 में एनी बेसेंट जी के सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया गया था। उसके बाद मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू का प्रस्ताव रखा था, जो बीएचयू बने थे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि बीएचयू इंडिया के टॉप 3rd रैंक में है और यहाँ से बहुत सारे स्कॉलर हैं, बहुत सारे लेखक हैं, दिनकर जी हैं और रामधारी दिनकर जी हैं जी। और बहुत सारे अच्छे अच्छे एलुमनी हैं यहाँ के। तो उन सब के बारे में मैंने जाना तो लगा कि नहीं, मुझको भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। अच्छे विश्वविद्यालय हैं और यहाँ से पढ़ के जरूर ही कुछ समाज में कुछ अच्छा योगदान कर पाऊंगा मैं। और तो समरेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि आप मूलभूत तौर पे देखा जाए तो आप समाज की सेवा भावना से आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। तो एक तरफ तो आपका जो विषय है वो ग्रेजुएशन में आपने लिया है रशियन विषय, यानी कि अगर आप कोर्स पूरा करते हैं तो निश्चय ही आपकी जो जॉब लगेगी वो या तो रशिया कंट्री में जाएंगे आप या किसी एम्बेसी वगैरह में काम करेंगे आप। मुख्यतः आपने रशियन विषय को ही चुना है और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आपका जो मुख्य उद्देश्य है, जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि समाज सेवा करना।
तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोडिक्शन पैदा कर रहा है कि एक तरफ तो आपने रशियन विषय चुना है और दूसरी तरफ आप बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आपका जो उद्देश्य है वो समाज की सेवा करना है। तो मैं इस बात को थोड़ा समझने में असहज फील कर रहा हूँ कि आप रशियन विषय चुनकर कैसे समाज की सेवा करेंगे। ये बात आपका सही है। मैं जब रशियन भाषा चुना था, मैंने सोचा एज अ प्रोफेशनल कोर्स इसको प्लान बी में रखूंगा। मेरा प्राथमिक टारगेट प्लान ए था, प्लान क्या ए था? यूपीएससी था, वाह। जो मैं सोशल एक्टिविटी के थ्रू मतलब आगे जाके कर सकूं कुछ। वो और मेरे मैं पास समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बीएचयू में हर आने वाला छात्र वो प्लान ए अपना वो यूपीएससी लेकर ही आता है। हाँ। तो उन्हीं की तरह आपने भी जो अपना प्लान ए है वो हाँ। यूपीएससी ही रखा। हाँ, प्लान ए यूपीएससी। हाँ, लेकिन इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि कैसे आप रशियन विषय को लेकर कैसे समाज सेवा करेंगे, मुख्यतः भारतीय जो परिवेश है उसकी कैसे सेवा करेंगे। तो मैं अगर मास्टर रशियन लैंग्वेज से करता हूँ तो पहला बात है कि मेरे पास अच्छे खासे एज अ प्रोफेशनल कोर्स नॉलेज होगा। और मैं यूपीएससी में नहीं हो पाया तो भी मेरे को कुछ मलाल नहीं रहेगा। और मैं अपने जितने भी जहाँ भी इनकम होगा उसके थ्रू ही समाज सेवा करूंगा। और अपने थोड़ा सा एनजीओ बना लूंगा। या अच्छा। तो अपनी जिस सोसाइटी में रहूंगा तो उसका तो थोड़ा सा। समरेंद्र जी, आप कहना ये चाहते हैं कि आप भले ही रशियन कोर्स से आप अपनी शिक्षा को पूरी करेंगे, अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, ईश्वर करे कि आपका मास्टर्स भी यहीं से हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही हो, और आप अच्छी जगह पे जाएं, तो वहां से आप जो पैसा प्राप्त करेंगे उसको आप समाज सेवा में लगाएंगे। तो एक तरह से आप विदेशी भाषा के माध्यम से भी अपने देश की सेवा करेंगे। ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। और ये जो हमारे श्रोता देख रहे हैं, आप भले ही कुछ भी पढ़ें, आप कुछ भी सीखें, किसी भी देश में जाएं, लेकिन आपका जो प्राइमरी उद्देश्य हो वो यही हो कि किस तरह से जो अपने देश के नागरिक हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी हम किस प्रकार से सहायता कर सकें। तो आपके इस विचार से तो मैं बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो साक्षात्कार की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, तो जो हमारे श्रोता देख रहे हैं, मुख्य तौर पे जो छात्र देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा इस विषय में कैसे एडमिशन ले या एंट्रेंस कैसे लें, मतलब इसका जो एग्ज़ाम होता है वो सीयूईटी के थ्रू होता है या फिर डिपार्टमेंट में डायरेक्ट फॉर्म आता है, कैसे इसका एडमिशन होता है। जो बच्चा एमए रशियन विषय से पढ़ना चाहता है या ग्रेजुएशन रशियन विषय से करना चाहता है, वो क्या करे कि उसका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रशियन सब्जेक्ट से उसका सिलेक्शन हो जाए। पहले तो जब हमने एडमिशन लिया था जी। उस समय तो एनटीए करा रहा था। अच्छा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। टेस्टिंग एजेंसी। जी। तो अब सीयूईटी करा रहा है। जो सीयूईटी एग्जाम लेता है ऑप्शनल मोड में लेता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा। तो वो आपको बीए आर्ट्स का भरना पड़ेगा। बीए आर्ट्स डालना पड़ेगा। जी। फिर उसके बाद आपको कैसा इंडेक्स आता है, आपका चाहत क्या है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। अच्छा, उसमें ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको लगेगा कि मैं एज अ प्रोफेशनल कोर्स ही करूं तो आप रशियन लैंग्वेज ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारे हैं कि ये तो पहले एक प्रोफेशनल कोर्स जैसा है और आपके पास स्कोप भी है। इसमें आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, इंटरप्रेटर बन सकते हैं, या तो एम्बेसी में काम कर सकते हैं। बहुत सारे एमएनसी हैं, एमएनसी में काम कर सकते हैं। तो स्कोप है। और एज ए नॉर्मल सब्जेक्ट लेने के बाद अगर हम लेते हिस्ट्री पॉलिटी, वहाँ तो उसमें बस मैं टीचर बन सकता था या कहीं पढ़ा सकता था। एज अ ग्रेजुएशन पेपर रहा था। यहाँ जो रशियन लैंग्वेज है, मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा एडवांसमेंट मिल रहा है कि मेरे पास प्रोफेशनल कोर्स है, प्लान बी है। अगर प्लान ए मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी है मेरे पास, और मैं समाज के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। अच्छा, मैं बेरोजगार नहीं कहलाऊंगा। तो समरेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अदर कोर्स हैं, जैसे आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप अगर शिक्षक बनना है आपको, तो आपको बीएड करना पड़ेगा। आपको नेट जेआरएफ के थ्रू आपको रिसर्च में जाना पड़ेगा। परंतु यदि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन ही कर लेते हैं, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किसी फॉरेन लैंग्वेज से आप ग्रेजुएशन ही कर लेते हैं, तो आपको एज ए टीचर कहीं पे जॉब मिल सकती है। मतलब आपका जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि एक अच्छा स्कोप आपको सामने आपके मौजूद रहेगा, ऑलरेडी वो प्रेजेंट रहेगा।
तो जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट पास किए हैं, जो यहाँ की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बुक्स वगैरह आप बताएं, हमारे श्रोताओं को कुछ बुक्स बताएं कि जिससे वो पढ़ें, और यदि उनका सपना है किसी फॉरेन लैंग्वेज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, अपने भविष्य को सिक्योर करने का, तो वो मतलब कौन कौन सी किताबें को प्रिफर करेंगे, कुछ थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। तो अगर आप बीए आर्ट्स का फॉर्म भरना चाहते हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको लुसेंट पढ़ लीजिए, उसका जीके जीएस। तो हाँ, फिर उसके बाद आपको जनरल मैथ आना चाहिए, थोड़ा सा रीजनिंग आना चाहिए आपको, और आपका इंग्लिश, प्राइमरी इंग्लिश ग्रामर या तो हिंदी ग्रामर आना चाहिए, जो एंट्रेंस के सिलेबस में है। तो आपको सिलेबस के अनुसार जाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 महीना में या 3 महीना में आप उसको कवर कर सकते हैं। तो समरेंद्र जी, आप कहना ये चाह रहे हैं कि लुसेंट, हाँ, ये एक तरह से एक रामबाण की तरह हाँ, से काम करेगी, ये अंतिम प्रहार की तरह काम हाँ, करेगी आपके एंट्रेंस एग्जाम को जीके क्रैक जीएस, करने में। हाँ। तो जो भी बच्चे हमारे श्रोता जो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लुसेंट को कंठस्थ कर लें, और मैं ये समझता हूँ कि आपको एनसीईआरटी पर भी फोकस करना पड़ेगा। और यदि आपके पास कम समय है, 2 ही 3 महीने बचे हैं, तो आप क्लास 8 to 12 तक का ही उसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, पढ़ लें, ताकि जो एंट्रेंस है उसमें आप अच्छी से अच्छी रैंक लाएं, और आपकी जो डिजायर्ड कोर्स है उसमें आपका एडमिशन अच्छी तरह से हो जाए। तो ये तो रही बेसिक जानकारी कि आप रशियन विषय से ग्रेजुएशन करते हैं तो आपकी जॉब सिक्योरिटी हो जाती है। ये है एंट्रेंस को तैयार करने का तरीका। अब हम बात करेंगे कि आप यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का जो रशियन का कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, जैसा कि आपने पूछा कि डिफिकल्टी क्या है, पहले तो मैं जब रशियन पढ़ना स्टार्ट किया तो उस समय तो लगा कि मैं फिर से ABCD सीख रहा हूँ। अच्छा। तो बच्चा जैसा फील हुआ, सोचा कि ABCD सीखने से क्या होगा यार, तो क्या सीख रहा हूँ। फिर 1 2 3 सीखा रशियन में, फिर ईयर्स सीखा, नाम लिखना सीखा, फिर जगह का नाम, फिर उसके डिक्शनरी के वर्ड, तो लग रहा था यार ये तो मैं तो क्या सीख रहा हूँ, तो क्या होगा। फिर जैसे जैसे सीखना स्टार्ट किया तो इंटरेस्टिंग लगने लगा, फिर उसके कहानी को पढ़ना स्टार्ट किया तो कहानी और इंटरेस्टिंग लगने लगा, ग्रामर भी इंटरेस्टिंग है, और धीरे धीरे उस पर इंटरेस्ट बढ़ते गया। तो अब तो बहुत अच्छा पढ़ने में लग रहा है, और ट्रांसलेट भी कर लेता हूँ अब। और जो आपने बोला कि किस कौन पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे JNU के प्रोफेसर, JNU से आए हुए हैं, वहीं से PhD किए हुए हैं, चंदन सुमन सर, उपेंद्र कुमार सर, और भी टीचर हैं जो रशियन लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, और वो भी अच्छे हैं। जब प्रॉब्लम होता है तो पर्सनली उनसे जब मिलना हो तो उनसे पूछ सकते हैं, और फ्रेंडशिप जैसे हैं, तो कोई डिफिकल्टी तो नहीं होता है। और कभी कभी रशियन के भी डेलीगेट आते हैं सेमिनार में, जैसे पिछले कुछ 10-12 दिन पहले डेलीगेट आए हुए थे रशियन से, रशियन मैम एक की आना, तो वो आई हुई थी, तो उसने बताया कि रशिया में कैसे स्कॉलरशिप मिल सकता है मास्टर प्रोग्राम के लिए। आप सब आ सकते हैं, मैं सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में आप सबको रशियन से मास्टर का स्कॉलरशिप दिलवा सकती हूँ। तो समरेंद्र जी, इससे पहले कि मैं कुछ और प्रश्न करूं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो चैनल का नाम है मधुर BHU, यानी कि स्वीट BHU, प्यारा BHU, इसको आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार रशियन में इसको बोलें। मधुर जी, इसका अर्थ होता है स्वीट, प्यारा, मीठा। तो इसको आप बोलना है रशियन में, तो क्या कैसे बोलेंगे आप? स्वीट यानी कि क्रासबी, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? अच्छा। क्रासबी BHU यानी कि मधुर BHU के प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे थे ये प्यारा सा साक्षात्कार, जिसमें हमने बात किया समरेंद्र प्रताप रेड्डी जी से, जो बिहार के बांका जिले से हैं। और इस वीडियो में हमने चर्चा की कि कैसे रशियन विषय में कैसे इसको बनाया जा सकता है, अपने भविष्य को कैसे रशियन विषय के माध्यम से निखारा जा सकता है। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। आपका बहुत बहुत आभार। और इस वीडियो को स्किप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।